गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संतोष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं उसी नई जोश और नई ऊर्जा के साथ। स्टूडेंट्स, आप लोग भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लास्ट पॉइंट में आप लोगों ने पूर्ण स्वराज और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम अपने इस सब पॉइंट्स टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस की ओर पहुंच चुके हैं। हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक बहुत ही जल्द इसी वीडियो में पहुंचने वाले हैं। अब वो जो इंसिडेंट है उस इंसिडेंट के बारे में आप जानिए, और ये इंसिडेंट आपको आपकी लाइफ को एक मोटिवेशन देने का काम कर सकता है, क्योंकि टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस में एक ऐसे पर्सन की जिसकी एज 60 है और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने अंग्रेजों को अपने घुटने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए वो इंसिडेंट क्या है। आपने पूर्ण स्वराज पढ़ लिया और आपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी पढ़ ली। अब जो होने वाला है वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। होता क्या है कि महात्मा गांधी जी ने जो ब्रिटिशर्स हैं उनके सामने 11 डिमांड्स रखी। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के सामने 11 डिमांड्स रखी, यानी 11 मांगे रखी, और उसी में से एक मांग थी कि जो हमारा सॉल्ट है, जो हमारा नमक है, जिसका यूज भारत का हर वो नागरिक करता है। नमक जाति, धर्म और संप्रदाय देखकर लोग यूज नहीं करते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि नमक के ऊपर आप जो टैक्स लगा रहे हैं उस टैक्स को क्या कीजिए, खत्म कर दीजिए। गांधी जी ने जो अपनी 11 मांगे रखी, इन 11 डिमांड्स में एक इंपॉर्टेंट डिमांड्स था कि जो नमक के ऊपर आप टैक्स इंपोज करते हैं, लगाते हैं, उस सॉल्ट टैक्स को खत्म कर दिया जाए। गांधी जी ने नमक को ही क्यों पॉइंट बनाया? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि नमक जाति, धर्म, संप्रदाय यानी कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी देखकर यूज लोग नहीं करते हैं। यानी नमक एक इंडियन इंटीग्रिटी का क्या है, सिंबल है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इंटीग्रिटी का सिंबल बना दिया। इस इंटीग्रिटी के आधार पर गांधी जी अंग्रेजों को उनके घुटनों के बल बिठाने की कोशिश करेंगे। तो गांधी जी की जो 11 डिमांड्स थी, इनमें से एक डिमांड्स यह भी थी, और इसके पीछे का सिंबल क्या था, इंडिया को यूनाइट करना, इंडिया की इंटीग्रिटी को यूनाइट करना, इंडिया की इंटीग्रिटी को बचा कर रखना। तो गांधी जी ने जो 11 डिमांड रखी उनमें से एक डिमांड यह भी थी। लेकिन अंग्रेजों ने गांधी जी के इन 11 डिमांड्स में से एक भी डिमांड्स को नहीं एक्सेप्ट किया। तो गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट मार्च किया। क्या किया, द सॉल्ट मार्च। गांधी जी ने क्या किया, द सॉल्ट मार्च किया, यानी इसी को कहा जाता है नमक सत्याग्रह, नमक यात्रा। देखिए ये यात्रा कैसे शुरू होती है। गांधी जी अपने जितने प्रोग्राम है वो कहाँ बनाते हैं, वह अहमदाबाद के उसी साबरमती आश्रम में बनाते हैं। गांधी जी रहते भी थे वही आश्रम में। इसके अलावा गांधी जी का एक और आश्रम था जिसे वर्धा आश्रम कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। जो हमारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें इस आश्रम के बारे में पता होगा।
यह भी उतना ही लोकप्रिय आश्रम है जितना अहमदाबाद का साबरमती आश्रम है। बशर्ते दोनों में अंतर यह है कि साबरमती महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया भारत में पहला आश्रम था। तो इसी साबरमती आश्रम, इसी साबरमती आश्रम में गांधी जी यह तय करते हैं कि हम समुद्र में जाएंगे और वहां नमक बनाएंगे और नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून की क्या करेंगे, अवहेलना करेंगे, उसको रिजेक्शन देंगे। तो होता क्या है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपना सॉल्ट मार्च क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंचते हैं, दांडी और 6 अप्रैल 1930 को नमक सॉल्ट का क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। देखिए 78 मेंबर्स, देखिए गांधी जी अपने इसी साबरमती आश्रम से अपने 78 मेंबर्स के साथ सॉल्ट मार्च को स्टार्ट करते हैं। और कब करते हैं, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने अपने नमक यात्रा की शुरुआत अपने 78 मेंबर्स के साथ की और कब की, 12 मार्च 1930 को की। और ये कितनी लंबी यात्रा थी, लगभग 380 किलोमीटर की यात्रा थी। यह कितनी लंबी यात्रा थी, 380 किलोमीटर की यात्रा थी। और गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचते हैं, गुजरात के दांडी नामक स्थान पर। गुजरात का दांडी एक सी कोस्टल एरिया है। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, यानी नमक बनाते हैं। समुद्र के पानी से वो नमक का निर्माण करते हैं। और जैसे ही गांधी जी समुद्र के पानी से नमक का निर्माण करते हैं, वैसे ही समझिए कि गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून की क्या की, अवहेलना की। गांधी जी ने अंग्रेजों के उस नमक कानून को तोड़ दिया जो अंग्रेजों ने बनाया था। तो जैसे ही नमक बनाया जाता है गांधी जी के द्वारा, उसी दिन 6 अप्रैल 1930 को क्या स्टार्ट हो जाता है, यही सिविल डिसओबीडियंस क्या स्टार्ट हो जाता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही गांधी जी ने नमक का निर्माण किया, सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, वैसे ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप एक बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा और पूरी लाइफ रखिएगा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहां स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये दांडी में स्टार्ट होता है, ना कि साबरमती में। ये कहां स्टार्ट होता है, ये दांडी में स्टार्ट होता है। रिसेंटली मैं लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहा था और वहां ये क्वेश्चन आता है और बाय मिस्टेक मुझसे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। होता क्या है कि उसमें यही पूछा गया कि महात्मा गांधी ने नमक कानून को नहीं, क्वेश्चन ये था कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहां स्टार्ट किया था। तो मैंने जल्दबाजी में साबरमती यानी अहमदाबाद टिक लगा दिया, जबकि सही आंसर क्या था उसका, दांडी। तो स्टूडेंट्स, आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत ही केयरफुली ध्यान देंगे। तो गांधी जी ने जैसे ही नमक बनाकर, गांधी जी ने जैसे ही नमक बनाया, ठीक उसी दिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब ये मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल 1930 से। सॉरी स्टूडेंट,
तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट होता है वह आपसे यह पूछा जा सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस तरीके से अलग है। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस तरीके से अलग है। तो देखिए दोनों में एक एक पॉइंट छुपा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द मेन या मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो नॉन कोऑपरेशन में क्या करना है, आपको कोऑपरेट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कोऑपरेट नहीं करना है। किससे कोऑपरेट नहीं करना है? ब्रिटिशर से कोऑपरेट नहीं करना है। तो अभी तक तो हम कोऑपरेट नहीं करने की बात कर रहे हैं, अभी तक हम उसको उनके कार्यों में कोऑपरेट नहीं करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसको डिसओबे कर रहे हैं, यानी अब हम उनकी बातों की अवहेलना कर रहे हैं। उनके द्वारा जो भी चीजें कही जाएंगी, जो भी उनके आदेश होंगे, उनको हम क्या कर देंगे, डिसओबे कर देंगे। तो यह एक नेक्स्ट स्टेज है। इसे हम अगर फर्स्ट स्टेज कहें तो ये क्या है, ये सेकेंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज है डू और डाई। थर्ड स्टेज क्या है, डू और डाई। और ये हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। स्टूडेंट, जो नॉन कोऑपरेशन में कोऑपरेट नहीं करने की बात कही जा रही है, ये फर्स्ट स्टेज है। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में डिसओबे करने की बात कही जा रही है, ये सेकंड स्टेज है। और जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होगा 1942 में, वहां गांधी जी क्या कहेंगे, डू और डाई। ये थर्ड स्टेज है। ये क्या है, ये थर्ड स्टेज है। और थर्ड स्टेज के बाद क्या होगा, हमें फ्रीडम मिलेगी। यानी अभी तक हम सेकेंड स्टेज में ही पहुंचे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, तो आप ये पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे और इन पॉइंट्स के आधार पर तीनों के बीच मेजर डिफरेंसेस को आप बताएंगे। देखिए, अभी क्विट इंडिया मूवमेंट हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम इन दोनों मूवमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रिटिश पॉलिसी का, ब्रिटिश ऑर्डर का डिसओबे करना है। दूसरा काम क्या करना है, बायकॉट करना है। किसका बायकॉट करेंगे हम? किसका? ब्रिटिश प्रोडक्ट का। तो बायकॉट हम यहां भी कर रहे थे ब्रिटिश प्रोडक्ट का। टिकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? टिकेटिंग करेंगे। टिकेटिंग कहां करेंगे? शराब के दुकानों के आगे महिलाएं धरने पे बैठेंगी और यह एक प्रोटेस्ट करने का क्या है, तरीका है। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, टिकेटिंग करेंगे। तीसरा, अंग्रेजों को हम टैक्स नहीं देंगे। नो लैंड रेवेन्यू टैक्स गिवन नो लैंड रेवेन्यू टैक्स, यानी अंग्रेजों को भू राजस्व नहीं देंगे और ना ही चौकीदारी टैक्स देंगे। अंग्रेजों को हम दो तरह के टैक्स नहीं देंगे। एक तो लैंड रेवेन्यू टैक्स नहीं देंगे, यानी भू राजस्व कर जो है उसको नहीं देंगे, और जो दूसरा है चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है जिसमें अंग्रेज क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट एक्ट है, अंग्रेज जो फॉरेस्ट एक्ट लेके आए भारत में, उस फॉरेस्ट एक्ट का हम क्या करेंगे, अपोज करेंगे, विरोध करेंगे, उसका हम प्रोटेस्ट करेंगे। यानी इस फॉरेस्ट एक्ट का हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। एक
पॉइंट और है, ये पॉइंट है कि जितने गांव में काम करने वाले पीपल्स हैं वो सारे लोग, जितने लोग गांव के वो ब्रिटिश की हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी ऑफिशियल के तौर पर, वो सभी लोग क्या करेंगे, अपना जॉब क्विट करेंगे। तो इन 5 पॉइंट्स के आधार पर, 5 नहीं 6 पॉइंट, पहला डिसऑबे हो जाएगा। तो इन 6 पॉइंट के आधार पर हम यह दिखा सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से किस तरीके से अलग है। पहला है डिसऑबे करना, दूसरा है ब्रिटिश प्रोडक्ट का बायकॉट करना, तीसरा है पिकेटिंग करना, चौथा है गिवन नो लैंड रेवेन्यू टैक्स, यानी अंग्रेजों को भू राजस्व नहीं देना। उसी में अगला है चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स नहीं देना। और ब्रिटिशर्स जो फॉरेस्ट एक्ट लेके आए हैं, उन फॉरेस्ट एक्ट की क्या करना, प्रोटेस्ट करना। और इसके अलावा जो छठा है, जो गांव में रहने वाले लोग जो ब्रिटिशर्स की एज ए ऑफिशियल हेल्प करते हैं, उनको भी हेल्प करने के लिए मना करना। तो इन 6 पॉइंट के आधार पर हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से सेपरेट करते हैं। गांधी जी का ये मूवमेंट धीरे धीरे रन कर रहा था, जो आगे हम देखते हैं कि एक तरीके से गांधी जी का यह मूवमेंट पूरे देश में चल रहा था और गांधी जी इसके सबसे बड़े सेंट्रल लीडर थे। लेकिन देश के अलग अलग भागों में कुछ छोटे लीडर्स भी थे जो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और वहां इसको लीडरशिप प्रदान कर रहे थे। जैसे अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो वहां सी राजगोपालाचारी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। नागालैंड में रानी गैडिल्यू इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। इसी तरीके से एक इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, कौन सा इलाका, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ इस नॉर्थ वेस्ट के इलाके में, यानी नॉर्थ वेस्ट जो है इसको आप इस तरीके से देखिए, ये इस इलाके में, नॉर्थ वेस्ट के इलाके में जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, यहाँ इस मूवमेंट को गति देने का काम, यहाँ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम एक व्यक्ति कर रहे थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके में आगे बढ़ाने का काम जो व्यक्ति कर रहा था उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इस खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, यानी सीमा पर गांधी जी के, फ्रंट का मतलब होता है, फ्रंटियर का मतलब होता है सीमावर्ती क्षेत्र, यानी जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर गांधी जी की आइडियोलॉजी को जो आगे बढ़ाने का काम व्यक्ति कर रहा है उसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। और इस खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस क्षेत्र में एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था द रेड शर्ट मूवमेंट। इसी को कहा जाता है हिंदी में लाल कुर्ती आंदोलन। इसी को कहा जाता है लाल कुर्ती आंदोलन। देखिए, जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी का मतलब हुआ सीमा के अंत में गांधी के जैसा कोई आइडियोलॉजिकल व्यक्ति। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम है द रेड शर्ट मूवमेंट। इस मूवमेंट को रेड शर्ट मूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मूवमेंट को जो लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे वे लोग कैसा कपड़ा पहनते थे, लाल कुर्ती, यानी उनका जो कपड़ा होता था वो लाल रंग का होता था और वो क्या पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। तो इस तरीके से पूरे इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था और नॉर्थ वेस्ट के साइड में इसको लीड कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान और उनका मूवमेंट था द रेड शर्ट
मूवमेंट। अभी आप इनके बारे में इतना ही जानिए। फिर क्या होता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट होता क्या है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। इरविन उस टाइम का इंडिया का गवर्नर जनरल है और गवर्नर जनरल और गांधी जी के बीच एक पैक्ट होता है। इस पैक्ट को कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट। ये पैक्ट क्या है? यह पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ। इस पैक्ट के मेनली 3 प्रोविजन है। सबसे पहला प्रोविजन है कि गांधी जी अपने मूवमेंट को क्या करेंगे? गांधी जी स्टॉप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी गांधी जी अपने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोक देंगे। दूसरा प्रोविजन है गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। गांधी नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। और जो पहला पॉइंट है वो है गांधी जी स्टॉप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इस पैक्ट में इरविन और गांधी जी ने एक मिनिमम प्रोग्राम सेट किया, यानी 2-3 पॉइंट सेट किए जिसके आधार पर दोनों को आसानी हो। और सबसे पहला पॉइंट यह था कि गांधी जी अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रोक देंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पार्टिसिपेट करेगी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये साल है स्टूडेंट 1931 का। और मैंने आपको बताया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस है वो कब हो रहा है? इसी 1931 में हो रहा है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस इस 1931 के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जाती है। वहां गांधी जी को उनकी इच्छा के अनुसार जिन शर्तों को लेकर के गांधी जी लंदन गए थे वहां उनकी कोई भी शर्त नहीं स्वीकार की जाती है। गांधी जी वापस आते हैं और गांधी जी ने वापस आने के बाद कहा कि मैं जिस आशा के साथ ब्रिटेन गया था वहां से मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। यानी गांधी जी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं गया तो था रोटी मांगने लेकिन मुझे मिला पत्थर। ये गांधी जी का एक स्टेटमेंट है। और वो कब का स्टेटमेंट है? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर के पार्टिसिपेट करती है। और जो इसका थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है कि जितने पॉलिटिकल लोग, देखिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि जो तीसरा पॉइंट है वहां कहा गया है कि जितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान बंदी बना लिए गए हैं, उन सभी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान बंदी बनाए गए सभी लोगों को क्या करना है? रिहा करना है, यानी जेल से बाहर करना है। यहीं पर एक चीज निकल के आती है कि ये जो पॉइंट है यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गांधी जी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के कारण अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा और भी जितने लोग दूसरे कारणों से अरेस्ट हुए हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। किनको छोड़ा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को छोड़ा जाएगा
जो गांधी जी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के कारण अरेस्ट हुए हैं। ये 3 पॉइंट थी जिसके आधार पर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है कि आपने देखा कि 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाते हैं और वहां से जब वो वापस आते हैं तो ये जब लंदन गए थे तो यहाँ उन्होंने अपने मूवमेंट को स्टॉप कर दिया था। जब वो वापस इंडिया आते हैं तो 1932 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दोबारा स्टार्ट करते हैं, लेकिन यह मूवमेंट उस गति में आगे नहीं बढ़ पाता है और फाइनली 1934 को गांधी जी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्या करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने देखा कि गांधी जी ने कैसे अपना साल्ट मार्च स्टार्ट किया। साल्ट मार्च करने के बाद उन्होंने किस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को गति दी, उसको स्टार्ट किया और साथ ही साथ गांधी इरविन पैक्ट के जो स्पेशल प्रोविजंस थे उसके आधार पर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधि एज ए रिप्रेजेंटेटिव बनकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं और फिर उसके बाद वो लंदन से वापस आकर के अगेन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं और यह मूवमेंट 1934 में पूरी तरीके से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस था वो आज हमने कंप्लीट किया। हम लोग एक प्रोसेस के तहत टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस की तरफ बढ़े। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अब खत्म हो चुका है और जो हमारा अगला पॉइंट्स होगा अब हम नेक्स्ट वीडियो में उस अगले पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इन सारे पॉइंट्स को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और आपको जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप मेरे लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा और इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। थैंक यू, धन्यवाद।